नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। हमको ये स्टडी करना है इसमें कि अगर हम कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वन बाय वन एक ही ब्रांच में कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। इसमें ये तीन रेजिस्टेंस हमने दिखा रखे हैं और मान लो कि इनको हमने किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। ये कोई वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है V, यानी कि ये कोई V वोल्ट की बैटरी है जो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है और इससे हम सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं। मान लो इस सर्किट में करंट जा रहा है I। अब ये जो I करंट है ये तीनों रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो होगा, क्योंकि इस करंट के लिए एक ही रास्ता है, यहाँ से करंट चला और एक ही रास्ते से होके इसको वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आना है। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है उतना ही घूम के वापस भी आता है। अगर यहाँ से I करंट चलेगा तो वापस घूम के भी कितना आना चाहिए, I ही आना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो I करंट पूरे सर्किट में एक जैसा फ्लो होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। अगर अलग अलग रास्ते होते तो बढ़ जाता ही है। अभी क्या है, एक ही पाथ है, तो पूरे रास्ते में यानी कि पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस और करंट दोनों पे डिपेंड करता है। एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। I तो तीनों के लिए सेम है, लेकिन R की वैल्यू तो अलग अलग है। इसकी वजह से तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। मान लो पहला रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरे के अक्रॉस है V2 और तीसरे के अक्रॉस कितना है V3। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और तीनों को जोड़ोगे, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड करोगे तो वो V के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज V है जो थ्री पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लिख देते हैं कि V1 कितना होगा। V1 होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R1। V2 कितना होगा I इंटू R2 और V3 कितना होगा बोलो I इंटू R3। तीनों की वैल्यूज आ गई है ना, V1 V2 V3। अब जो टोटल वोल्टेज है वो है V और ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों को अगर आप ऐड करोगे V1 V2 और V3 को, तो ये तीनों मिला के किसके बराबर आएंगे, V के बराबर आएंगे। तो हमने इक्वेशन बना ली। अब मान लो कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है RS, ये उसका नाम रख दिया हमने। S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो RS रेजिस्टेंस है इसको आप एक ही कंडीशन में इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, जब ये तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा हो। तीनों ने मिलकर सर्किट में कितना करंट फ्लो होने दिया I, तो ये अकेला I करंट फ्लो होने देगा सर्किट में। जब इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो इन तीनों ने मिलकर टोटल जो सर्किट में करंट कंट्रोल किया या जो करंट फ्लो होने दिया वो I के बराबर है। तो ये अकेला V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से I करंट लेगा या I करंट को सर्किट में फ्लो होने देगा। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं लिखूं तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, या इस सर्किट के लिए अगर लिखा जाए तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू RS होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू है और V की वैल्यू भी है। ये तीनों वैल्यूज ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। V की जगह तो क्या लिखना है I इंटू RS, V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2 और V3 की जगह I इंटू R3। I दोनों साइड में उड़ा दो तो RS इक्वल्स टू क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या। तो तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। अगर इससे ज्यादा है तो प्लस करते जाओ, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो प्लस ही करना है हमेशा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज और यहाँ पे समझने की है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के हैं, तो इन तीनों का मिला के कितना आएगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। तीन रेजिस्टेंस है 1 2 3, तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम आएगा। बात समझ में आई क्या। अगर हम 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है 6 ओम, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था तीनों में वो 3 ओम था, लेकिन इक्विवेलेंट आ रहा है 6 ओम, मतलब इससे भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि अगर आपके पास कम वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं और आपको किसी सर्किट में करंट को ज़्यादा कंट्रोल करना है, करंट को फ्लो होने से रोकना है, तो और अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे,
जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उससे सर्किट में करंट को ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? आया समझ में? देख लो कोई डाउट है तो इसमें। फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका। चलो आगे फिर इसके बाद में नेक्स्ट है फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। मतलब रेजिस्टेंसेस को इस बार हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है किन्हीं 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज करो V। ये वाली कंडीशन है। अब यहां से आई करंट चला जिसको सर्किट में फ्लो होना है। अब जैसे आई करंट यहां पे पहुंचा तो अब इसके पास 3 रास्ते हैं करंट के फ्लो होने के लिए। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। अब इनमें से जिस रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट पास होगा। भाई आपके पास मान लो यहां से कोचिंग से घर पे जाने के 3 रास्ते हैं, एक 1 किलोमीटर लंबा है, एक 2 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर। तो आप कौन से ज्यादा जाना पसंद करोगे? 1 किलोमीटर वाले से। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। कभी कभी हो सकता है 2 किलोमीटर वाले से भी जाओ, कभी हो सकता है 3 किलोमीटर वाले से भी जाओ, लेकिन ज्यादातर आप किससे जाओगे? 1 किलोमीटर वाले से, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। उसी तरीके से करंट के लिए भी क्या होगा, जब उसको छोटा रास्ता मिल जाता है, मतलब कम रेजिस्टेंस वाला अगर रास्ता मिल जाता है तो मैक्सिमम करंट उसी में से जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है करंट के लिए, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है रास्तों का। तो जिस रास्ते का, जिस पाथ का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसमें करंट मैक्सिमम जा रहा होगा और जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसमें मिनिमम करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। इधर मान लो करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है मान लो I2 और इसमें जा रहा है करंट I3। फिर ये तीनों ऐड होंगे और टोटल करंट I वापस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ था I करंट 3 पार्ट्स में, वैसे वापस यहाँ पे ऐड होके I बन जाएगा और वापस से घूम के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए इन तीनों के अक्रॉस। अब तीनों देखो पैरेलल में कनेक्टेड है इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, और जब भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हमेशा उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है सबके अक्रॉस। जैसे हर एक जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे V के बराबर होगा। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके अक्रॉस कौन सी चीज सेम रहेगी? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो तीनों के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, ओम्स लॉ लगाओ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, रेजिस्टेंस है R1, तो क्या लिखेंगे V अपॉन R1। ऐसे I2 कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, V अपॉन R2 लिखोगे। I3 कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, V अपॉन R3 लिखोगे। सिंपल सा केस है एकदम। ठीक है जी। अब वापस से मान लो कि यहाँ पे टोटल करंट 3 पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करोगे इन तीनों का तो वो I के बराबर आएगा। सही बात है क्या? तो यहाँ पे I करंट 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो तीनों को ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, I मिलेगा आपको करंट। अब इन तीनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं RP, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस RP को इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट एक ही केस में बोला जा सकता है जब ये तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा हो। यहाँ पे तीनों ने मिलके सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो होने दिया, I, तो ये अकेला I करंट फ्लो होने देगा। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। जब इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे ना, इस वाले रेजिस्टेंस को, जैसे इन तीनों को आपने V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे तो करंट I ही जाना चाहिए। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं, I इक्वल टू V बाई RP लिख देता हूं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सबसे पहले I की जगह लिखेंगे V अपॉन RP, I1 की जगह लिखेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह क्या लिखना है, V अपॉन R3 लिखना है। V दोनों साइड में उड़ा दो तो 1 अपॉन RP बराबर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई
R3, ये है अपना फाइनल आंसर। तो जब भी आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो भी देख लेते हैं कि अगर 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन रेजिस्टेंस अगर अपने पास हैं और उनको अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखो 1/R1 यानी 1/1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/2 प्लस 1/R3 यानी कि 1/3। अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आएगा 6 और ऊपर आएगा इधर 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/6 बनेगा। फिर उल्टा भी करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में, तो ये 6/11 ओम आया समझ में। देख के बताओ कि सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस था इन तीनों में से वो कौन सा था, 1 2 3 में से 1 ओम। और जब आपने इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया तो वो तो 1 से भी कम आया है, ये देखो 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा घटेगा, सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा ना सर्किट में उससे भी कम आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो जब भी आपके पास में ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल हो और आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, तो आप क्या करोगे, उन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे आपस में पैरेलल के अंदर, तो उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये करना है, आया समझ में, क्लियर है बात। पैरेलल में कोई भी चीज कनेक्ट कर दो, चाहे वो कैपेसिटर्स हो चाहे वो इंडक्टर हो, आगे आप कॉइल के बारे में पढ़ोगे, इंडक्टर वगैरह, रेजिस्टर्स हो, किसी भी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट अलग अलग होगा पैरेलल में। सीरीज में करंट सेम रहेगा हमेशा और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा हमेशा, हमेशा ऐसा होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो एक सर्किट दे रखा है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट आपको दिखा रखा है इसमें पॉइंट ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये देख के बताओ कि इस सर्किट के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर आपको देख के पता चल रहा है इसमें कि सर ये वाले रेजिस्टेंस तो सीरीज में है या ये पैरेलल में है, बताओ। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है, 6 ओम और 8 ओम। कितने लोग बोल रहे हैं सीरीज में, सीरीज में नहीं है। सीरीज में होते तो एक ही करंट जाना चाहिए था, यहाँ पे तो करंट आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, बीच में एक और ब्रांच कनेक्टेड है ना, तो सीरीज में नहीं है। ये 6 और 3 ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे, देखो इन दोनों का एक सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरे सिरे को भी आपने वायर से जोड़ रखा है और इस वायर के बीच में कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस वाले वायर को आप खिसका के यहाँ पे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भी वायर को यहाँ जोड़ा है वैसे यहाँ जोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी सर्किट को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बाकी मैं एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें बाकी में कोई चेंज नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से वायर को हमने हटाया और यहाँ पे जो 6 ओम रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में दिखा दिया इसको। जैसे ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, तो यहाँ से वायर को हटाया, यहाँ पे ले आए, एक सिरा तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ही 3 ओम का। समझ में आया कि ये वाला सर्किट बन जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/Rp इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/3 प्लस 1/6 क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो 6 LCM यानी कि 2 प्लस 1 1/2 यानी कि Rp की वैल्यू आ गई 2 ओम। सॉल्व करोगे तो अब ये जो 2 ओम आएगा वो इसके साथ क्या होगा, 8 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे इन दोनों का, ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, तो RS होता है R1 प्लस R2 यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 8, मतलब 10 ओम। फिर ये नीचे 30 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे ये 30 ओम दिखा दिया मैंने। तो बताओ ये जो ब्रांच का रेजिस्टेंस आ रहा है कितना, 10 ओम, वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। दिख रहा है क्या आपको साफ साफ। इसका मतलब 1/Rp इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 30 LCM ले लिया, 3 प्लस 1 हो गया, इधर 4/30 बन गया। और उल्टा करोगे तो Rp कितना आएगा, 30/4 यानी कि 7.5 ओम आएगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम। कोई भी डाउट है तो बताओ इसमें, बिल्कुल आसान है, देखो ठीक है। देखो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई with internal resistance of 0.5 ohm by the following infinite network, each resistor has 1 ohm resistance। ये जो सर्किट है इसको इनफाइनाइट नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे दिखा रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, सेम चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। और कब तक रिपीट हो रही है? इनफाइनाइट तक, मतलब पता नहीं कितनी बार ये रिपीट होगी। इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज नंबर, बहुत बार ऐसे रिपीट होता ही जाएगा। इधर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.5 ओम। जब भी बैटरी के साथ में या वोल्टेज के साथ में ऐसे रेजिस्टेंस लिखा हुआ हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है? उस बैटरी का या वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस। बैटरी का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है। आपको पूछा है कि बताओ कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो पहले इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिखने में ये भयानक लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है। क्या है? इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व करोगे। जब भी आपको इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा होगा तो उसमें एक सिमेट्री होगी हमेशा। सिमेट्री मतलब ये ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे, ये बीच वाले सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे, ये नीचे वाले भी सेम होंगे। कोई जरूरी नहीं है सारे 1 ओम हो, ये ऊपर वाले सारे 1 ओम हो सकते हैं, बीच वाले सारे 2 ओम हो सकते हैं, नीचे वाले सारे 3 ओम हो सकते हैं। ऐसे सिमेट्री होगी, लेकिन एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जहां से सर्किट रिपीट हो रहा हो वहां से उसको ब्रेक कर लो। ये देखो 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। उसके बाद में वापस से ये चीज रिपीट हो गई, 1 1 1 हो रहा है ना। कहां से रिपीट हुआ? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वापस रिपीट हो गई चीज, है ना। ये रिपीट होती जा रही है बार बार। तो आप एक काम करो, यहां पे जहां से सर्किट रिपीट हुआ है वहां से इसको ब्रेक किया, है ना। और ये जो इनफाइनाइट तक नेटवर्क जा रहा है, इस पूरे का रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया कितना? आर। मान लो कि ये रेजिस्टेंस कितना है? आर के बराबर है। कौन सा रेजिस्टेंस? यहां से आगे का पूरा। तो अगर इस पूरे को हमने आर एज्यूम कर लिया तो अब वापस से सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट है इसका मैं नाम रख रहा हूं ए और ये पॉइंट है बी। तो ए और बी के बीच में ये पॉइंट ए है अपना, ये पॉइंट है अपना बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इधर क्या दिखाना है? आर रेजिस्टेंस दिखाना है। ये है वो आर रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट नेटवर्क है ना, इसका इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना? इतने इतने का आर। फिर ये देखो ये रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम का, तो उसको ए पॉइंट पे यहां पे दिखा देते हैं। ये 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ये कौन सा रेजिस्टेंस है 1 ओम? ये वाला। इधर वाले का पूरा आर है, ये इसके पैरेलल में है, ये वाला। फिर ये आ जाएगा वापस से, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 ओम, और नीचे भी क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये 1 ओम आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये प्लस, ये हो गया यहाँ पे माइनस, ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये 0.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अब सिंपल हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, ये एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू आ जाएगा आर, ये 1 प्लस आर बनेगा। उल्टा करना पड़ेगा इसका, तो अपने पास आएगा आर पी इक्वल्स टू आर अपॉन 1 प्लस आर आ गया। ठीक है, ये इतने इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है और जो भी इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। जैसे मान लो कि मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं यहाँ पे, इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो ये एक ही ब्रांच बन जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये और इन दोनों का इक्विवेलेंट और ये तीनों सीरीज में काउंट होंगे अब, और सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो 1, और इसका आपको पता ही है आर अपॉन 1 प्लस आर, और इसका कितना है 1। तो ये आएगा आर, एस लिख रहा हूँ इसको, ये आएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो इसको। आर एस इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस आर। ऊपर क्या आएगा? इधर आएगा 1 प्लस आर, इसकी जगह आएगा आर, और इसकी जगह क्या आएगा? 1 प्लस आर। ऐसा कुछ बनेगा, समझ रहे हो बात? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आर एस इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस 1 2,
2 प्लस 3R डिवाइडेड बाई क्या कर दूं, 1 प्लस R कर दूं, ऐसा कुछ बना। अब एक चीज सोच के बताओ, हमने यहां से सर्किट को ब्रेक किया था और इस पूरे सर्किट का इधर इनफाइनाइट तक इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या माना था, R माना था। उसमें हमने ये वाले जो 3 रेजिस्टेंस है ये छोड़ दिए थे अभी, है ना। अगर मैं इन तीनों को इंक्लूड भी कर लेता तो भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना आता, R के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है सर्किट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसमें ये 3 आप छोड़ दो या 3 ऐड कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, आपके पास में इनफाइनाइट चीजें, उसमें एक दो चीज कम कर दो या ज्यादा कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस अभी हमने छोड़े थे और इसका रेजिस्टेंस कितना माना था, R माना था। लेकिन अगर मैं इनको इंक्लूड भी कर लेता तो भी ये ऑलमोस्ट कितना आता, R के बराबर ही आता। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, है ना, लगभग इतना ही आता ये। इसलिए RS की वैल्यू क्या मानी जा सकती है, मतलब इस पूरे सर्किट का जो आया था ना अभी RS बोला हमने उसको, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको R के बराबर मान सकते हैं, है ना। हियर RS इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R। अगर ये ऑलमोस्ट R के बराबर है तो इस इक्वेशन से हम R इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3R। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन R स्क्वायर, ये माइनस 2R, ये इधर आके माइनस होगा ना, एक R कैंसिल, माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो इससे R की वैल्यू आ जाएगी जो इस पूरे सर्किट का इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और उससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है अपने पास में, याद है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो लगाएंगे। तो पहले तो ये बताओ ए बी सी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है या उसके मल्टीपल में जो भी चीज़ लिखी है वो a होता है, और जिसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसके मल्टीपल में जो भी लिखा है वो होता है b, यानी कि यहाँ पे -2 है b, और c की जगह क्या आएगा यहाँ पे बताओ, c की जगह कौन आएगा, c की जगह आएगा -2। r स्क्वायर का मल्टीपल a होता है, r का मल्टीपल b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। अब फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये लगाना है, तो मैं r की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा माइनस b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू -2, तो 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2a की वैल्यू है 1। बताओ r क्या आएगा, 2 से डिवाइड करके भी साथ में लिख देते हैं, ये 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आया, 2 से 2 डिवाइड होके 1 बन गया, प्लस माइनस इधर आएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 बाहर जाएगा, लेकिन 2 नीचे भी है देखो एक, उससे कैंसिल होके √3 बचेगा। ये सॉल्व करोगे ना इसको, तो अंडर रूट जो 12 है उसको आप क्या लिखोगे 4 इंटू 3 लिखोगे, तो 4 से 2 बाहर आ गया तो इससे कैंसिल हो गया और अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 बच गया, तो 1 प्लस माइनस √3, दो आंसर आ गए आर की। कौन सा सही है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 1 से ज्यादा होती है। अगर मैं 1 प्लस √3 लूंगा तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, लेकिन अगर मैं 1 माइनस √3 लूंगा तो मुझे आर की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि √3 क्या है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वो याद रखना है। इसलिए 1 माइनस √3 वाला आंसर गलत है, वो अपन को नहीं लेना है। हमारा जो आंसर है वो 1 प्लस √3 वाला है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई अपने पास में, दो आंसर है ना, इसमें से कौन सा चूज करना है 1 प्लस √3 वाला। अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इधर वाले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 प्लस √3 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसमें ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐड करो अभी, तो क्योंकि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी करंट को फ्लो होने से रोकेगा अपने अंदर से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा ना सर्किट का पूरे का, वो आएगा 1 प्लस √3 प्लस 0.5। आया समझ में, ये जो √3 है 1.732 होता है, 1.732 प्लस 0.5, तो आंसर क्या आया 3.232 ओम।
ये आएगा। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट आपको पूछा है सर्किट में कि सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा ऐसे, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी कितना 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट। 12 को डिवाइड कर दो 3.232 से, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये जो भी आएगा वो अपना फाइनल आंसर है, एम्पियर के अंदर लिख देना उसको। कर लोगे ये? आया समझ में? कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across a 3-volt battery. Find the current drawn from the battery. क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है। ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस, तो एक वायर मान लेते हैं कि ये अपना वायर है और इसकी लेंथ है सपोज करो L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम के बराबर है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, रो L बाई A। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं पहले से। अब ये बोल रहा है कि इसको ग्रेजुअली हमने स्ट्रेच किया, मतलब इसको ऐसे खींचा, और खींचने से क्या होगा, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, साथ साथ इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जितना आप इसको ज्यादा खींचोगे उतना ही ये वायर पतला होता जाएगा। इसने बोला कि हमने इसकी जो लेंथ है उसको खींच के डबल कर दिया। तो याद रखना है कि अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। जिस रेशो में लेंथ इंक्रीज होगी उसी रेशो में क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। कब? जब आप वायर को खींचते हो, पतला हो जाता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वायर का जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम है वो उतना का उतना रहेगा। भाई मटेरियल तो उतना का उतना ही है, बस इसको खींच के इसकी शेप चेंज कर दी। ये पहले कम लेंथ का था, अब इसको ज्यादा लेंथ का आपने बना दिया, तो क्या मटेरियल और ऐड कर दिया क्या इसमें? नहीं, मटेरियल थोड़ी ऐड किया इसके अंदर, ये है तो उतना ही, लेकिन इसको खींचने से ये पतला हो गया, इसलिए लेंथ तो बढ़ गई लेकिन साथ में थिकनेस कम हो गई, वॉल्यूम उतना का उतना है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, वॉल्यूम सेम रहने की वजह से, अगर लेंथ डबल होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ होना पड़ेगा। पहले इसका वॉल्यूम कितना A इंटू एल, बाद में भी कितना आना चाहिए A इंटू एल। कब आएगा? अब लेंथ तो आप डबल कर देते हो, तो लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया को हाफ होना पड़ेगा। अब इसको याद रखो आप कॉन्सेप्ट को, कि जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो लेंथ को अगर आप डबल करोगे तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ को अगर 3 गुना कर दोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि वायर को खींच के हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ये लो जी, इसकी लेंथ को डबल कर दिया और इसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब ये 2L लेंथ का बन गया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, A/2 के बराबर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ। इससे इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। अब इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश इक्वल टू, रो मतलब रेसिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। या ना तो हमने मटेरियल चेंज किया और ना ही टेम्परेचर चेंज किया, इसका मतलब रो की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगा रो। ठीक है, L को हमने क्या कर दिया 2L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, A की जगह हो गया A/2, यह आएगा 4 रो L बाई A। ठीक है, अच्छा R डैश कितना हो जाएगा, तो रो L बाई A, इसकी वैल्यू पहले 15 ओम थी, मतलब पहले रेजिस्टेंस 15 ओम था, तो अभी कितना होगा रेजिस्टेंस, तो 4 इंटू रो L बाई A की जगह 15 पुट कर दो, ये आ जाएगा 60 ओम। कितना आ जाएगा, 60 ओम आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है इस पतले वायर का वो कितना है, बढ़ के 60 ओम हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसने बोला कि इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 टुकड़ों में बीच में से काट लेंगे, तो हर एक जो टुकड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कितना कितना होगा, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसकी लेंथ 2L है तो रेजिस्टेंस है 60 ओम। अगर इसको आधा आप काट लोगे तो आधा जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 30 ओम, बाकी के आधे का कितना होगा 30 ओम। टोटल 60 है ना, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। लेंथ अगर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और जिस रेशो में आप लेंथ को कम करोगे, यानी काट के आधी कर दी लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो अभी इसके दोनों टुकड़ों का रेजिस्टेंस होगा 30 ओम 30 ओम। फिर इसने बोला कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 3 वोल्ट बैटरी। अब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों टुकड़े हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम और 30 ओम, इन दोनों टुकड़ों को हमने क्या किया, आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और किसके अक्रॉस, एक 3 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस। ये देखो, ये एक 3 वोल्ट बैटरी है, इसके अक्रॉस हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी,
तो पूछ रहे हैं फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इससे सर्किट में यानी कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर दो से ज्यादा हो तो प्लस 1/R3, ऐसे करते जाएंगे। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से करना है। अभी ये दो रेजिस्टेंस है 30 और 30 ओम के, तो 1/RP कितना आएगा 1/30 प्लस 1/30, ये 2/30 बनेगा जो कि 1/15 ओम के बराबर 1/15 के बराबर होगा। और इससे आरपी की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/RP 1/15 के बराबर है, तो आरपी कितना होगा 15 ओम के बराबर होगा। तो 15 ओम फाइनल रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का। अब ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो करंट है आई वो V/R के बराबर होता है। R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, RP है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसलिए मैं RP यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। RP मतलब इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना आएगा, तो V की वैल्यू कितनी है 3, RP हमने 15 फाइंड किया है अभी, कितना आएगा 0.2 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो ये अपना आंसर होगा। तो ये पूछा आपको कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब भी वायर को खींचोगे तो उसकी लेंथ जिस रेशो में इंक्रीज होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी रेशो में डिक्रीज हो जाएगा। पहली चीज तो ये हमको समझ में आई, याद रखना है, ये पॉइंट आगे भी कई जगह काम आएगा। और दूसरी बात, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालना है। फिर ओम्स लॉ लगाया सीधा सा और आंसर आ गया 0.2 एम्पियर। क्लियर है एकदम। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द अमीटर ए इन द गिवन सर्किट। इस क्वेश्चन में देखो आपको ये दे रखा है, एक अमीटर दिखा रखा है इस सर्किट के अंदर, और इस अमीटर की जो रीडिंग है यानी कि अमीटर कितना करंट शो करेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये जो सर्किट है इसके अक्रॉस हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, और 12 वोल्ट की बैटरी से जो भी करंट बनेगा वो करंट यहाँ से सर्किट में फ्लो होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा अलग अलग ब्रांच में, फिर वापस ऐड होगा और टोटल करंट आई यहाँ से वापस आ जाएगा। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है हमेशा उतना ही करंट घूम के वापस भी आता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट घूम के वापस भी आएगा। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है और 5 एम्पियर करंट वापस आ रहा है या 15 एम्पियर करंट वापस आ रहा है। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है उतना ही घूम के वापस भी आता है। ठीक है, अब आपको इस अमीटर की रीडिंग बतानी है। किसकी रीडिंग बतानी है, अमीटर की रीडिंग बतानी है। अमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है। तो ये जो अमीटर है ये कितना करंट शो करेगा ये हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है इस सर्किट में तो आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। उसके लिए पहले ये देखो कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। पता चल रहा है कि आपको सर्किट देख के, इसमें बताओ देख के कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। अगर आपको देख के पता चल रहा है तो देख के बताओ कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये सीरीज में है या पैरेलल में है। इनको सीरीज में नहीं बोल सकते हम, क्योंकि देखो बीच में एक और ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ से करंट जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग ब्रांच में। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होता है। तो यानी कि ये वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, इसी तरीके से ये वाले दोनों भी सीरीज में नहीं माने जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। कोई पैरेलल में है क्या इनमें, वो भी देख लो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों का एक सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे। इनको आपने एक सिंपल वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, और सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इनको आप एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इस वायर को हटा के यहाँ पे जोड़ दो, इस वाले वायर को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दो, बीच में ले आओ इनको, क्योंकि बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। तो इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इनके बीच में भी कुछ नहीं है, सीधा वायर से कनेक्टेड है। तो इस वायर को यहाँ से खिसका के यहाँ पे ले आओ,
इस वायर को यहां से खिसका के यहां पे ले आओ, तो जो नया सर्किट बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, कुछ इस टाइप का सा सर्किट बन जाएगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये देखो ऊपर तो ये वही 10 ओम रेजिस्टेंस है, ऊपर तो क्या है ये 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इसके बाद में नीचे भी ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम, और ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये है 10 ओम ये वाला, और ये नीचे वाला जो 10 ओम है इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये 10 ओम 10 ओम, फिर इस पॉइंट से ही ये ऊपर वाला 10 ओम हो गया इधर वाला, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको भी यहाँ पे दिखा देंगे, ये हो गया 10 ओम। समझ में आया क्या? ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एक ही बात है, एक ही सर्किट है। ये इस वाले पॉइंट को खिसका के यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले आए, तो कुछ इस टाइप का बन गया। ऐसे इस पॉइंट को खिसका के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई बैटरी कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर आप खिसका रहे हो, तब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सर्किट इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, ये आएगा 2/10, जिसका मतलब होगा 1/5, यानी कि RP की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। इसका उल्टा करना है ना लास्ट में, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, एक के बाद एक, ये एक रेजिस्टेंस होगा और ये एक रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इनका, 5 + 5 मिला के सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा 10 ओम, यानी कि ये जो बीच वाली ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। फिर ये वाली जो ब्रांच है ये इन दोनों के साथ में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं इसलिए मैंने R इक्विवेलेंट इसको नाम दिया है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/10 आएगा, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए इसका उल्टा करना है, तो ये आएगा 10/3 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का मिला के वो कितना आया, 10/3 ओम आया। करंट कितना होगा सर्किट में, हमको तो करंट कैलकुलेट करना था। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे ये अमीटर कनेक्टेड है, तो ये जो अमीटर है ये क्या रीडिंग शो करेगा, तो ये शो करेगा सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को। करंट की वैल्यू क्या होगी, तो I इक्वल्स टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब है पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट और ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आया था वो आया था 10/3। बताओ क्या आएगा आंसर, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 36/10 यानी कि 3.6 एम्पियर। ये है अपना फाइनल आंसर। आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो जी एक और क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर इज स्ट्रेच्ड to increase its length by 10%. Calculate the percentage change in its resistance. ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई वायर है और उसकी लेंथ को हमने 10% इंक्रीज कर दिया है। कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा। यहाँ पे जो वायर है वो एक सिलेंड्रिकल वायर है और उसकी जितनी भी लेंथ है उसको हमने 10% खींच के इंक्रीज कर दिया। जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इस वायर को हमने खींचा और खींच के इसकी लेंथ को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। जब भी वायर को खींचा जाता है तो याद रखना है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर पहले इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, अगर मैं इसकी पहले लेंथ L1 मान लूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लूँ, तो बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया है ये डिक्रीज होके A2 हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज होके L2 हो जाएगी। लेंथ तो इंक्रीज की जा रही है, लेंथ खींच रहे हैं ना वायर को, तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इसकी थिकनेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। ये चीज याद रखना है कि जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस डिक्रीज होगी, ठीक है। शुरुआत में जो इसका रेजिस्टेंस है वो है R1 जो कि होगा रो L1/A1। रो मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और बाद में कितना हो जाएगा, तो बाद में हो जाएगा R2 रो L2/A2, ठीक है।
तो पहले रेजिस्टेंस है रो L1 अपॉन A1 और बाद में रेजिस्टेंस है R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ये बाद में रेजिस्टेंस है इसका। क्वेश्चन में बोला गया कि लेंथ को हमने 10% बढ़ा दिया, तो पहले अगर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो चुकी है, 110 सेंटीमीटर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनमें क्या रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ जिस रेशो में इंक्रीज होती है उसी रेशो में क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। मतलब अगर लेंथ को डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि L और A ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर L इंक्रीज करोगे तो A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे L1 अपॉन L2, ये जो रेशियो आएगा ये A2 अपॉन A1 के बराबर होगा। उल्टा है ये रेशियो, देखो L1 ऊपर है L2 नीचे है, इधर A2 ऊपर है A1 नीचे है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसका मतलब है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है, क्या फॉर्मूला होता है उसका। कोई भी चीज में अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन आर यानी कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि R1 इनटू 100 करेंगे। ठीक है, R1 से अगर डिवाइड करोगे इधर तो ये बनेगा R2 अपॉन R1 माइनस 1 इनटू क्या आया 100 आ गया। आया समझ में। अब ये वैल्यूज में पुट करना है, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसमें पुट करेंगे, ये आएगा R2 यानी कि रो L2 अपॉन A2 और R1 कितना है, देखो रो मैंने दोनों जगह सेम लिया है, रीजन क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है रो और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, मटेरियल चेंज नहीं करोगे, तब तक रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, R1 कितना है यहां से देख के बताओ, रो L1 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे 100, बताओ क्या आएगा, रो से रो कैंसिल, ये बनेगा L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 माइनस 1, ऐसा कुछ आया, इंटू 100 आ गया। अब देखो ये जो L2 अपॉन L1 है और A1 अपॉन A2 है, इनमें भी एक रिलेशन है, L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 के बराबर है। यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये 10% इंक्रीज हो रही है। तो A1 अपॉन A2 को लेंथ की टर्म्स में क्या लिखोगे इस वाले रिलेशन से, देखो ये क्या लिखा है A2 अपॉन A1, हमें क्या चाहिए A1 अपॉन A2, तो उल्टा कर दो उसका, यानी कि L2 अपॉन L1 लिखना पड़ेगा इसकी जगह, क्या लिखना पड़ेगा L2 अपॉन L1। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, ये A1 अपॉन A2 की जगह लिखा है, माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे ये L2 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे L1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। शुरुआत में लेंथ अगर इसकी 100 सेंटीमीटर थी तो 10% इंक्रीज करने से अब कितनी हो चुकी है 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये थोड़ा सिंपल तरीका है, पहले वैल्यू 100 मान लेते हैं, जितना परसेंटेज चेंज है उतना उसमें ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू भाई इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पे लेंथ को 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो L2 हो जाएगा 110, L1 हो जाएगा 100 और उसका स्क्वायर करना है माइनस 1 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब ये देखो ये एक जीरो तो यहाँ पे कैंसिल, 11/10 स्क्वायर है ना, इसलिए 121/100 आएगा, इसमें एलसीएम आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे ना तो ये 100 आएगा, और इधर आएगा 121 माइनस, और इधर आएगा 100 और इनटू क्या आएगा 100। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा आंसर, 100 से 100 कैंसिल, ये आएगा 21, तो 21% यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 21% है।